हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो आप सभी के सजेशंस के बेसिस पर मैं सेकंड लेक्चर आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के फॉर्म में है। तो कल के लेक्चर में हमने कवर किया था फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन, और आज के इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल एंड चैप्टर नंबर 3 इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। ये जो 3 चैप्टर आपके फर्स्ट 3 चैप्टर हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं किसी भी एग्जाम के लिए। अगर एसएससी जेई की बात करें तो यहाँ से 5 से 7 क्वेश्चंस आपके कंफर्मली पूछे जाते हैं। तो ये अगर आप इनको अच्छे से रिवाइज करके तो 5 से 7 क्वेश्चन, 5 से 7 मार्क्स या 5 से 7 क्वेश्चंस आपके यहाँ से कंफर्म क्लियर हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल अगर हम समझना चाहते हैं तो यहाँ से हमको 2 बेसिक अजम्पशंस को समझना पड़ेगा, फर्स्ट अजम्पशन एंड सेकंड अजम्पशन। फर्स्ट अजम्पशन कहता है कि जो सॉलिड्स हैं, तो अगर हम सॉइल मास देख रहे हैं तो सॉइल मास में या तो सॉइल सॉलिड्स होंगे या तो उसमें वॉइड्स होंगे। तो सॉइल सॉलिड्स जो शेप है उसका क्या होता है, स्फेरिकल शेप। तो स्फेरिकल शेप कंसीडर किया है, तो स्फेरिकल शेप की कोई भी वस्तु अगर आप कैसे भी उसको क्लोज कॉम्पैक्शन में रखें तो वहाँ पे हमेशा स्पेस आपके बच जाते हैं, और उस स्पेस को यहाँ पे सॉइल मैकेनिक्स में हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं वॉइड्स। यानी इसका मतलब है सॉइल के केस में ये कभी भी वॉइड्स आपके क्या नहीं होंगे, जीरो नहीं होंगे। इसलिए हम कहते हैं कि वॉइड रेशियो कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड कभी जीरो नहीं हो सकता। कहाँ से आया ये, अगर आपने क्या कंसीडर किया, इसको सॉलिड्स के जो शेप को आपने क्या कंसीडर किया, वो अगर आपने स्फेरिकल कंसीडर किया तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड कभी भी जीरो नहीं होंगे। दूसरा, आपका सॉलिड्स जो है वो हमेशा इनकम्प्रेसिबल नेचर का होगा। इनकम्प्रेसिबल नेचर का मतलब है कि अगर सॉइल मास के ऊपर एक्सटर्नल लोड आ रहा है, उस लोड की वजह से कभी भी सॉइल सॉलिड्स आपके क्या है, कंप्रेस नहीं होंगे। यानी उसमें जो वॉल्यूम में चेंज आएगा वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आएगा, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स की वजह से वहां पे क्या होगा, चेंज आएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल में। तो यानी इसका मतलब है कि जो कंप्रेशन और कंसोलिडेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ ये जो वॉइड्स हैं, वॉइड्स के डिक्रीज या इंक्रीज डिक्रीज होने से ही आपका कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन होता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे 1 बाय 1 हम एक एक प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है वाटर कंटेंट। यहाँ पे देखें जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो आपकी वॉल्यूमेट्रिक रिलेशन में हैं या तो आपके वेट के रिलेशंस में हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि कौन से प्रॉपर्टीज आपकी वेट के रिलेशन में है, और सारे ही रिलेशंस को समझते हैं कि वॉल्यूम के रिलेशन में है। तो यहाँ पे नोट पॉइंट आप लिखें तो नोट पॉइंट आपका क्या होगा, जो वेट के रिलेशन में है वो सिर्फ और सिर्फ 2 आपकी प्रॉपर्टीज हैं, एक तो वाटर कंटेंट, दूसरा आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी वेट के रिलेशन में है, बाकी आपकी वॉल्यूमेट्रिक रिलेशन में है। तो फर्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे वाटर कंटेंट की। और वाटर कंटेंट क्या होता है कि वाटर कंटेंट आपका रेशियो है किसका, वेट ऑफ वाटर टू दी वेट ऑफ सॉलिड। क्योंकि यहाँ पे वेट ऑफ एयर को हम क्या कंसीडर करते हैं, नेग्लिजिबल होता है। तो नेग्लिजिबल का मतलब है वेट ऑफ एयर 0 होता है। तो यानी इन दोनों के रेशियो के, इन दोनों के वेट के रेशियो के, वेट ऑफ वाटर टू दी वेट ऑफ सॉलिड, ये आपका क्या कहलाता है, वाटर कंटेंट। इसको 100 × 100 कर दें तो ये आपका परसेंटेज के फॉर्म में आ जाएगा। और दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है रेंज डिसाइड करना, रेंज को लिखना। रेंज का मतलब है कि मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू उस प्रॉपर्टी की वाटर कंटेंट की क्या होगी, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको डिसाइड करनी है तो उसके लिए आपको ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इसको फॉलो करना पड़ेगा। और ये आपके लिए सभी
प्रॉपर्टीज़ के लिए एप्लीकेबल है। फर्स्ट आप क्या करेंगे, मिनिमम रेंज को देखने के लिए आप जो न्यूमिनेटर का मतलब है कि ये जो आपका क्या है इस लाइन के ऊपर है, इसको आप क्या कंसीडर करोगे, जीरो कंसीडर करोगे। क्या ये पॉसिबल हो सकता है? क्या वेट ऑफ वाटर जीरो हो सकता है? यस, वेट ऑफ वाटर जीरो हो सकता है। किसके केस में? ये जीरो हो सकता है आपका किसके केस में? देखो यहाँ पे देखें, अगर फेस कंडीशंस देखें तो यहाँ पे ड्राई सॉइल है। ड्राई सॉइल का मतलब है कि यहाँ पे वाटर का जो आपका क्या है, वाटर आपका एब्सेंट है। वाटर एब्सेंट का मतलब है वॉल्यूम ऑफ वाटर आपका यहाँ पे क्या है, जीरो है। और यहाँ पे वेट ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर जीरो होगा, इसका मतलब है वेट ऑफ वाटर जीरो है। और अगर सैचुरेटेड सॉइल है तो सैचुरेटेड सॉइल का मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ एयर जीरो है, वेट ऑफ एयर तो हम नेग्लिजिबल मानते हैं। सिर्फ और सिर्फ सॉइल मास में अगर वाटर एंड सॉलिड्स प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉइल। अगर सिर्फ और सिर्फ उसमें एयर एंड सॉलिड्स प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं ड्राई सॉइल। तो सॉइल आपकी क्या है, दो कंडीशंस में एग्जिस्ट करती है, या तो 3 फेज कंडीशन में एग्जिस्ट करेगी या तो 2 फेज कंडीशन। और 2 फेज आपका ड्राई सॉइल एंड सैचुरेटेड सॉइल। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि वेट ऑफ वाटर क्या जीरो हो सकता है? वेट ऑफ वाटर जीरो पॉसिबल है किसके केस में? ये आपके ड्राई सॉइल के केस में। तो इसका मतलब है वाटर कंटेंट कैन बी इक्वल टू वाटर कंटेंट कैन बी जीरो। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि वाटर कंटेंट आपका जीरो पॉसिबल हो सकता है। दूसरा है, ये देखो यहाँ पे क्या केस कौन सा है, ये आपका ड्राई केस है कि ये ड्राई सॉइल के केस में आपका क्या है, पॉसिबल हो सकता है वेट ऑफ वाटर जीरो। तो इसका मतलब है वाटर कंटेंट उस केस में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी मैक्सिमम रेंज की, तो मैक्सिमम रेंज के लिए जो ये आपका न्यूमिनेटर है ये और डिनोमिनेटर दोनों को आपको कंपेयर करना है। तो दोनों को कंपेयर करने का मतलब है, फर्स्ट कंपेयर कर लीजिए कि न्यूमिनेटर क्या डिनोमिनेटर से बड़ा है। जब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो वाटर कंटेंट आपका क्या है वो, यानी ये वैल्यू आपकी क्या है 100 या 1 से भी ग्रेटर हो सकती है। अगर ये इक्वल हुए तो इसका मतलब है ये 1 या 100 के बराबर होगा। अगर आपका वाटर कंटेंट यानी न्यूमिनेटर वैल्यू आपकी लेस होती है डिनोमिनेटर से, इसका मतलब है वो वैल्यू 100 से या 1 से हमेशा क्या होगी, कम होगी। कि यहाँ पे अगर कंपेयर करें कि क्या वाटर वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड से ग्रेटर हो सकता है, यस पॉसिबल है। ये पॉसिबल है आपका सबमर्ज या सैचुरेशन के केस में। तो यानी इसका मतलब है कि ये पॉसिबल है, तो इसका मतलब है वाटर कंटेंट कैन बी ग्रेटर देन 100। तो यानी वाटर कंटेंट 0 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 100 भी हो सकता है। इसका मतलब है वाटर कंटेंट कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 100। सॉरी, इज 100 नहीं होगा यहाँ पे, वाटर कंटेंट कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 0 से आप 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 के बराबर साथ में 0 के बराबर से ये क्या है 100 भी हो सकता है और 100 से ग्रेटर भी हो सकता है। तो वाटर कंटेंट की वैल्यू आपकी कहीं पे भी आपकी एग्जिस्ट कर सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेना, ये आपका वाटर कंटेंट की वैल्यू आपकी क्या होगी, ये हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। तो ये आपकी क्या है 100 से भी ग्रेटर हो सकती है। तो यहाँ पे देखें वाटर कंटेंट की वैल्यू, वाटर कंटेंट वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड्स, तो ये आपका क्या है इंटू 100। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आता है वेट ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ सॉइल सैंपल डिवाइड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट। और ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपका बोरोपिट केस में यूज होता है। बोरोपिट केस क्या होता है कि बोरोपिट केस का मतलब है कि अगर आप कोई इम्बैकमेंट बना रहे हैं तो इम्बैकमेंट बनाने के लिए क्या है, वहां पे हमको सॉइल यूज होगी कॉम्पैक्ट करने के लिए। तो सॉइल को हम क्या है किसी पिट से बोरो करके लाएंगे। तो यानी ये उस केस में आपका यूज होता है कि आपको पूछा जाता है कि अगर हमको कोई सर्टेन वॉल्यूम का इम्बैकमेंट हमको कॉम्पैक्ट करना है तो उसके लिए जो बोरोपिट से आपको सॉइल लानी होगी उसका टोटल वॉल्यूम कितना आपको एक्सकेवेट करना होगा। तो यहाँ से आपको बोरोपिट के केस में आपको डायरेक्टली ये वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वेट ऑफ टोटल आप डिवाइड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट। इसका यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, क्योंकि वेट ऑफ सॉलिड आपका इम्बैकमेंट के केस में और आपका क्या है बोरोपिट के केस में, क्योंकि एक ही सॉइल को आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस लेके जा रहे हैं। इसका मतलब है जो वहां पे सॉलिड्स का जो वेट होगा, हमेशा सॉलिड का वेट एंड सॉलिड का जो क्या होगा
सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। इसका मतलब है दोनों के केस में वेट ऑफ सॉलिड आपका इक्वल होगा। तो वहां पे इक्वेट करके हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल वेट। एक आपको ये आपको एक के केस में टोटल वेट दिया होगा, वाटर कंटेंट दिया होगा, तो दूसरे केस में आपको टोटल वेट पूछ लेगा। सेकंड है आपका वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पे अगर रेंज की बात करें तो रेंज आपका क्या होगा, क्या ये आपका क्या है, फर्स्ट अजम्पशन के कारण, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड कभी जीरो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है कि वो जो वॉइड रेशियो है वो कभी जीरो नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम रेंज, मैक्सिमम रेंज के लिए देखें, क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से ज़्यादा हो सकता है? यस, वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से ज़्यादा हो सकता है। ये आपका सबमर्ज्ड का केस हो सकता है, तो सबमर्ज्ड के केस में हो सकता है। इसका मतलब है E कैन बी ग्रेटर देन 0, तो E की वैल्यू आपकी 0 हो सकती है, सॉरी ग्रेटर देन 0 हो सकती है, 1 भी पॉसिबल है और 1 से भी ज़्यादा हो सकती है। तो यानी E की वैल्यू आपने देखा कि A1 पॉइंट समथिंग भी आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे फाइन सॉइल और कोर्स सॉइल में, अगर सेम वॉल्यूम के लिए सेम वॉल्यूम, अगर दो सॉइल का, फाइन सॉइल का V है एंड कोर्स सॉइल का भी V है, और अगर हम बात करें कि दोनों के केस में किस सॉइल के केस में E की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। E की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? E की वैल्यू डिपेंड करती है किसे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स पे। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड फाइन सॉइल के केस में मैक्सिमम होगा, तो इसका मतलब है कि जो फाइन सॉइल के केस में वॉइड रेशियो है वो भी आपका क्या होने वाला है, मैक्सिमम। तो E ऑफ फाइन सॉइल इज ऑलवेज ग्रेटर देन E ऑफ कोर्स सॉइल। किसके लिए? फॉर सेम वॉल्यूम के लिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपका फॉर्मूला क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अगेन सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बोरोपिट के केस में, क्योंकि यहाँ पे 9 अगर आपको पूछा जाता है तो 99.9% के चांसेस हैं आपका यही फॉर्मूला यूज होना है। तो ये फॉर्मूला आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम अपॉन 1 प्लस वॉइड रेशियो। अगर इसमें देखें तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, जो बोरोड सॉइल्स आप बोरो करके सॉइल आप एम्बैंकमेंट में कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, तो दोनों के केस में आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स आपका इक्वल होगा, और इक्वेट करके आपको एक कंडीशन में आपको टोटल वॉल्यूम दिया होगा और दोनों के कंडीशन में आपको वॉइड रेशियो दिया होगा, और आपको एक टोटल वॉल्यूम जो आप ला रहे हैं या आपको टोटल वॉल्यूम जो आप कॉम्पैक्ट कर रहे हैं वो पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका डायरेक्टली बोरोपिट के केस में यूज होगा। थर्ड है आपका पोरोसिटी। पोरोसिटी का मतलब है कि पोर्स कितने हैं टोटल वॉल्यूम एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100, ये आपका क्या आता है, पोरोसिटी। अगर यहाँ पे पोरोसिटी और E की बात करें तो सॉइल मैकेनिक्स में E का सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। क्यों E का सिग्निफिकेंस ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ पे देखें वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय, दोनों में क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय, एक में आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आता है और दूसरे में आपका देखो वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो यानी E ज़्यादा आपका स्टेबल क्वांटिटी होगा, स्टेबल प्रॉपर्टी होगी एज कंपेयर टू आपकी पोरोसिटी। इसलिए स्ट्रेंथ पैरामीटर में हम यूज़ करते हैं किसको, E को, और पोरोसिटी हम यूज़ करते हैं इरिगेशन में, क्योंकि वहाँ पे हमको क्या निकालना होता है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल उतनी अधिक होगी जितनी ज़्यादा उसकी पोरोसिटी होगी। तो वहाँ पे इरिगेशन में इंपॉर्टेंस किसका है, पोरोसिटी का। जबकि आपका क्या है, जो स्ट्रेंथ पैरामीटर यानी हम बात करेंगे सॉइल मैकेनिक्स, तो सॉइल मैकेनिक्स में E का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे अगर हम देखें इसका नीटा का मतलब है वॉइड रेशियो, तो वॉइड रेशियो की वैल्यू देखो ये कभी जीरो नहीं हो सकती है, तो यानी जो पोरोसिटी है, पोरोसिटी की वैल्यू आपकी जीरो पॉसिबल नहीं है, और ये वैल्यू आपकी वॉल्यूम ऑफ वॉइड टोटल वॉल्यूम से कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता है, यानी ये वैल्यू हमेशा 100 से कम होगी। तो पोरोसिटी की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन आपकी क्या होगी,
100। तो ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे इन दोनों में रिलेशन देखें तो इन दोनों में रिलेशन E इज इक्वल टू नीटा अपॉन 1 माइनस नीटा और नीटा इज इक्वल टू आपका E अपॉन 1 प्लस E। नेक्स्ट आता है सैचुरेशन। तो सैचुरेशन किसकी वजह से होगा, वाटर की वजह से। सैचुरेशन वाटर की वजह से होगा, किस में होगा, वॉइड्स में होगा। तो यानी इसका मतलब है कि जो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर का किसके साथ, वॉल्यूम ऑफ वॉइड के साथ रिलेशन है। तो ये आपका क्या है, इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू दी रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू दी वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो वॉल्यूम, क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर जीरो हो सकता है, यस पॉसिबल है। क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड जीरो हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ वॉइड जीरो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है एस की वैल्यू आपकी क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी। और क्या ये इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन, क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वॉइड से ग्रेटर हो सकता है, कभी पॉसिबल नहीं है। क्या इक्वल हो सकता है, यस। तो ये इक्वल हो सकता है, इसका मतलब है ये आपकी वैल्यू आपकी 100% तक जा सकती है। तो सैचुरेशन की वैल्यू आपकी क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू आपकी 100 होगी। अगर एस की वैल्यू 0, एस की वैल्यू 100 या 1 है तो इसको बोलेंगे कंप्लीटली सैचुरेटेड सॉइल। और एस की वैल्यू अगर क्या होती है, 0 होती है तो उसको बोलेंगे ड्राई सॉइल। और इन बिटवीन 0 एंड 1 अगर वैल्यू होती है तो उसको बोलेंगे पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। नेक्स्ट बात करेंगे एयर कंटेंट। तो एयर कंटेंट का मतलब, एयर कंटेंट अगर बात करें तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में कितना उसमें एयर प्रेजेंट है। तो अगर इसका रेशियो अगर हम निकाल दें तो वो निकल जाता है एयर कंटेंट। एयर कंटेंट के लिए भी सेम हम रेंज निकालेंगे। क्या वॉल्यूम ऑफ एयर 0 हो सकता है, यस हो सकता है। तो यहाँ पे देखें तो ये एयर कंटेंट की वैल्यू 0 हो सकती है। क्या इन दोनों में कंपेयर करेंगे, क्या वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ वॉइड से ग्रेटर होगा, कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो यानी इसका मतलब है ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। तो इसका मतलब एयर कंटेंट की वैल्यू 100 हो सकती है बट इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है एयर कंटेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 100। यहाँ पे अगर रिलेशन देखें तो एयर कंटेंट प्लस सैचुरेशन इज इक्वल टू 1 या 100 होता है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि किसी सॉइल मास का सैचुरेशन, आपका सैचुरेशन लेवल 25% है तो उसका एयर कंटेंट कितना होगा। तो एयर कंटेंट प्लस सैचुरेशन इज इक्वल टू 100 या 1। तो 100 अगर देखें तो एस इज इक्वल टू 25, तो एयर कंटेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी वहां से 75। ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली पूछा जाता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है आपका, एसी प्लस एयर कंटेंट प्लस सैचुरेशन इज इक्वल टू 100 या 1। नेक्स्ट है आपका परसेंटेज एयर वॉइड। तो परसेंटेज एयर वॉइड का मतलब है कितना टोटल वॉल्यूम में एयर का कितना परसेंट है। तो अगर इसका हम रेशियो निकाल दें तो वो क्या निकल जाएगा आपका, परसेंटेज एयर वॉइड। तो परसेंटेज एयर वॉइड के लिए जो रेंज है, परसेंटेज एयर वॉइड कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन ऑलवेज 100। ये लेस देन इक्वल टू क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ एयर टोटल वॉल्यूम के बराबर कभी पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये वैल्यू जो है ये 100 से कम ही रहेगी। तो यहाँ से रेंज इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका रिलेशन है परसेंटेज एयर वॉइड, एयर कंटेंट एंड आपका वॉइड रेशियो में। तो परसेंटेज एयर वॉइड इज इक्वल टू एयर कंटेंट इनटू पोरोसिटी। तो ये आप निकाल सकते हैं, ये आपका डायरेक्टली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिट वेट एंड डेंसिटी ऑफ द सॉइल। अगर हम यूनिट वेट और डेंसिटी की बात करें, यूनिट वेट क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, और डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे अगर हम सॉइल की बात करें तो सॉइल में आपकी क्या है, सॉइल आपकी डिफरेंट फेजेस में आपकी क्या है एग्जिस्ट करती है। यानी वो आपकी ड्राई कंडीशन में हो सकती है, वो सैचुरेटेड कंडीशन में हो सकती है, वो सबमर्ज्ड कंडीशन में हो सकती है, वो बल्क कंडीशन में हो सकती है। तो डिफरेंट स्टेट में उसकी क्या होगी, डिफरेंट यूनिट वेट और डेंसिटी होगी। तो यूनिट वेट को हम यहाँ पे गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ से रो से। तो यहाँ पे अगर हम बल्क यूनिट वेट और बल्क डेंसिटी की बात करें, बल्क का मतलब है टोटल। तो यानी इसका मतलब है कि अगर सॉइल आपकी 3 फेज कंडीशंस में है तो 3 फेज कंडीशन में क्या होगा, उसका जो टोटल वेट पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम निकाल दें तो वो उसका क्या कहलाएगा, बल्क यूनिट वेट। अगर डेंसिटी टोटल बल्क मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये आपका क्या कहलाएगा, उसका डेंसिटी, बल्क डेंसिटी ऑफ द सॉइल। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये आपका कैसे आता है, बल्क यूनिट वेट के लिए आपका फॉर्मूला जो आपका बनता है G प्लस SE इंटू गामा W डिवाइड बाई 1 प्लस E। तो यहाँ पे G स्पेसिफिक
ग्रेविटी है, एस सैचुरेशन है, ई आपकी वॉइड रेशियो हो, गामा डब्ल्यू यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यूनिट वेट ऑफ वाटर, और ये आपका क्या है, वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल। तो इस तरीके से आपका गामा बी पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, या तो इसको डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, या तो यहाँ से इसके बेस्ड आपको डिफरेंट वैल्यूज आपको दे दी जाएगी, और कुछ वैल्यू आपको यहाँ से मैक्सिमम ई पूछा जाता है कि आपको बल्क यूनिट वेट दे दिया, जी आपको दे दिया, सैचुरेशन आपको दे दिया, तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल। तो वॉइड, ये फॉर्मूला आप यूज करके आप क्या निकाल सकते हैं, वॉइड रेशियो। नेक्स्ट हम बात करेंगे सैचुरेटेड यूनिट वेट, यानी अगर सॉइल सैचुरेटेड कंडीशन में होगी, सैचुरेटेड कंडीशन का मतलब है जहां पे एस की वैल्यू, सैचुरेशन की वैल्यू क्या होती है, 100 या 1 होती है, तो वो आपकी क्या होगी, सैचुरेटेड सॉइल। तो सैचुरेटेड सॉइल में उस कंडीशन में जो उसका यूनिट वेट और डेंसिटी होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड यूनिट वेट और सैचुरेटेड डेंसिटी ऑफ द सॉइल। तो यहां से डायरेक्टली फॉर्मूला आपका सैचुरेटेड यूनिट वेट हम क्या करेंगे, अगर देखें बल्क कंडीशन में, अगर हम देखें बल्क कंडीशन में जो है यहाँ पे सैचुरेशन की वैल्यू हम क्या कर देते हैं, 1 पुट कर देते हैं, तो यही आपका क्या है, जो बल्क स्टेट में उसका क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड स्टेट में उसके क्या हो जाएगी, बल्क डेंसिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर देखें तो जी प्लस ई, यहाँ पे एस की वैल्यू 1 पुट की, तो जी प्लस ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं सैचुरेटेड डेंसिटी। अगर देखें एस की वैल्यू 1 है, तो S की वैल्यू 1 है, तो यानी उस स्टेट में जो उसका बल्क यूनिट वेट होगा, उस बल्क यूनिट वेट को ही उसका क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड यूनिट वेट या सैचुरेटेड डेंसिटी को ही हम उसका क्या बोलेंगे, बल्क डेंसिटी कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अगर सॉइल आपकी क्या है, सैचुरेटेड या ड्राई कंडीशन में होती है, जिस स्टेट में होगी, उसी स्टेट में जो उसका यूनिट वेट होगा, वो उस स्टेट में उसका बल्क यूनिट वेट कहलाता है। नेक्स्ट आपका ड्राई, अगर हम बात करेंगे ड्राई यूनिट वेट और ड्राई डेंसिटी की, तो ड्राई यूनिट वेट क्या होता है, ड्राई वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ड्राई डेंसिटी ड्राई मास पर यूनिट वॉल्यूम, और ड्राई का मतलब है सैचुरेशन की वैल्यू 0, यानी अगर हम बल्क में क्या करते हैं, सैचुरेशन की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो वहां से आपका क्या आ जाएगा, गामा डी का फॉर्मूला आ जाएगा, यूनिट ड्राई यूनिट वेट का फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहां से अगर हम देखें, इसमें अगर हम क्या कर दें, 0 पुट कर दें वैल्यू, ये इसकी वैल्यू 0 पुट कर दें, एस की वैल्यू यहाँ पे देखें, एस की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर दें, तो जो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है, वो फॉर्मूला आ जाता है जी इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। तो ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है, ये आपका डेंसिटी के लिए फॉर्मूला बन जाता है। अगेन यहाँ पे एस इज इक्वल, अगर एस की वैल्यू, सैचुरेशन की वैल्यू 0 होगी, यानी उस स्टेट में जो उसकी क्या है, ड्राई यूनिट वेट होगा, उसी को हम उसकी क्या बोलेंगे, बल्क यूनिट वेट बोलेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, इसका ड्राई यूनिट वेट को ही हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे इसका बल्क यूनिट वेट। अगर यहाँ पे देखें कि ड्राई यूनिट वेट के लिए आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। फर्स्ट तो आपका बेसिक फॉर्मूला ये हो गया, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। तो ये नेक्स्ट अगर हम देखें वाटर कंटेंट एंड बल्क यूनिट वेट के फॉर्म में देखें, तो ये क्या होगा, गामा ड्राई इज इक्वल टू क्या होगा, गामा बल्क अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। और अगर हम परसेंटेज एयर वॉइड के केस में देखें, तो ये आपका 1 माइनस परसेंटेज एयर वॉइड इंटू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट है सबमर्ज यूनिट वेट। सबमर्ज यूनिट वेट का मतलब है सॉइल कंप्लीटली वाटर में सबमर्ज्ड है, तो उसका यूनिट वेट और वेट उसका क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। तो यूनिट वेट किस अमाउंट से डिक्रीज करेगा, यूनिट वेट डिक्रीज करता है किससे, जब अगर हम उसके क्या करते हैं, यूनिट वेट ऑफ वाटर को माइनस कर दें सैचुरेटेड यूनिट वेट से, तो वो आपका बन जाता है सबमर्ज यूनिट वेट। तो यहाँ पे अगर हम दोनों फॉर्मूले, कौन सा, सैचुरेटेड यूनिट वेट, ये वाला फॉर्मूला माइनस कर दें कौन सा, यूनिट वेट ऑफ वाटर से, तो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ जाता है, गामा सबमर्ज को हम गामा प्राइम से दिखाते हैं, गामा प्राइम इज इक्वल टू जी माइनस 1 गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर जो गामा डब्ल्यू और डेंसिटी ऑफ वाटर यूज हो रहा है, तो गामा डब्ल्यू आप क्या है, गामा डब्ल्यू की वैल्यू डायरेक्टली 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, या इसको अप्रोक्सीमेटली हम मान के चलते हैं कैलकुलेशन के लिए 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और गामा जो डेंसिटी ऑफ वाटर है, डेंसिटी ऑफ वाटर को हम लेके चलते हैं 1000 kg पर मीटर क्यूब, या कह सकते हैं हम 1 ग्राम पर सीसी, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर
क्यूब। तो ये डायरेक्टली आप अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं वैल्यू गामा डब्ल्यू और गामा डब्ल्यू एंड रो डब्ल्यू की। नेक्स्ट आपका यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड या डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड। सॉइल सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो सॉइल सॉलिड्स के लिए यूनिट वेट का मतलब है वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ये क्या कहलाएगा, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स। अगर हम डेंसिटी की बात करें, रो एस की बात करें, तो मास ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये कहलाएगा आपका डेंसिटी सॉलिड्स, डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स। अगर हम बात करें कि जो भी आपकी सॉइल आपकी क्या है सेम वॉल्यूम के लिए, तो सेम सॉइल मास के लिए अगर हम उनका कंपेयर करें, कैसे, अगर उनकी डेंसिटीज़ या यूनिट वेट को अगर हम कंपेयर करें तो हमको क्या मिलता है कि हमेशा जो आपका सॉइल सॉलिड्स का जो यूनिट वेट है वो ग्रेटर होगा, फिर आपका क्या है सैचुरेटेड यूनिट वेट, फिर आपका बल्क यूनिट वेट, फिर आपका ड्राई यूनिट वेट, फिर सबमर्ज यूनिट वेट। अगर आप कंपेयर करें सबमर्ज और सैचुरेटेड यूनिट वेट में, तो सैचुरेटेड यूनिट वेट अप्रोक्सीमेटली हाफ होता, सबमर्ज यूनिट वेट आपका अप्रोक्सीमेटली हाफ होता है किसके, सैचुरेटेड यूनिट वेट के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्या है किसी में भी आपका रिलेशन पूछा जा सकता है कि सैचुरेटेड सेम वॉल्यूम के लिए सैचुरेटेड यूनिट वेट और ड्राई यूनिट वेट में क्या रिलेशन है, या आपका क्या है बल्क यूनिट वेट एंड सबमर्ज यूनिट वेट में क्या रिलेशन है। तो ये आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को या इस रिलेशन को आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है 11th आपका आ जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, और स्पेसिफिक ग्रेविटी जी जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो होती है ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, या कह सकते हैं एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो यानी ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, ये अब जो हम स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट करते हैं वो हम 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं, और इसको हम क्या है अगर हम लेबोरेटरी में फाइंड कर रहे हैं तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं पिक्नोमीटर मेथड। तो जी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ये क्या है, ये आपका क्या है एक रिलेशन बताता है, या आपका क्या है उस पर्टिकुलर सॉइल मास या कह सकते हैं सॉलिड्स का जिसके किसी के कंपैरिजन में उसका क्या बता रहा है, ये लाइटनेस एंड हैवीनेस। तो ये क्या बताता है, लाइटनेस एंड हैवीनेस। अगर यानी किसके कंपैरिजन में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वेट ऑफ वाटर के कंपैरिजन में। तो यानी वेट ऑफ सॉलिड्स इन अ गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय वेट ऑफ वाटर इन सेम वॉल्यूम। अगर हम बात करें कि एक आप पर्टिकुलर V वॉल्यूम लेते हैं, यानी आपने क्या किया, 2 बीकर लिए, 2 बीकर में आपका सेम वॉल्यूम V रहा, और इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने क्या है यहाँ पे सॉइल सॉलिड्स ड्राई मास सॉइल का डाला। तो यानी सॉइल सॉलिड्स का जो ये वॉल्यूम है और सेम वॉल्यूम फिर हमने क्या किया, इसका वेट किया, और इसी सेम बीकर में यानी जितना इसका वॉल्यूम है सेम वॉल्यूम के बीकर में हमने क्या किया, कंप्लीटली वाटर फिल किया, और वाटर फिल किया तो इसका वेट किया। तो अगर इन दोनों के वेट के रिलेशन को ही हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा, यहाँ से अगर देखें तो वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वेट ऑफ वाटर। तो इसको अगर हम सॉल्व करें यूनिट वेट के टर्म में, तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। अगर इसको डेंसिटी के टर्म में देखें तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। नेक्स्ट है आपका अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। अपरेंट का मतलब है आभासी स्पेसिफिक ग्रेविटी, आभासी का मतलब है यहाँ पे हमने बात की सॉलिड्स की। अगर हम इसको बल्क स्टेट में इसका यूनिट वेट लेते, बल्क स्टेट में इसका वेट और यूनिट वेट लेते, तो अगर हम ये यहाँ पे सॉलिड्स की जगह क्या लेते हैं, इसका टोटल वेट लेते, तो वो आपका क्या देता हमको मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसमें हम क्या कर रहे हैं, टोटल मास या टोटल वेट लेके चल रहे हैं, तो वो आपका क्या देता है, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये आपका क्या है, बल्क यूनिट वेट डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर, और बल्क डेंसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ये कहलाता है आपका
इस मास स्पेसिफिक ग्रेविटी और अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर इसमें रिलेशन देखें दोनों में, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो GM इज इक्वल टू गामा बल्क अपॉन गामा डब्ल्यू, तो यहाँ पे गामा बल्क की जो हम वैल्यू पुट कर देंगे G प्लस SE इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस E, उसको सॉल्व कर देते हैं तो हमारे पास ये रिलेशन निकल के आता है। ये अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये अब पूछा जाने लगा है बार बार। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली आपको G एंड GM की वैल्यू आपको दे दी जाएगी और आपको दे दिया जाएगा E की वैल्यू, बोलेगा आपको वाटर कंटेंट निकाल दो सॉइल का। तो यहाँ से आप डायरेक्टली इस रिलेशन से आप वाटर कंटेंट या तो आप वॉइड रेशियो आपको पूछा जाएगा तो वॉइड रेशियो भी आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका अगर यहाँ पे देखें इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपके ये आप इंपॉर्टेंट फॉर्मूले याद कर सकते हैं 20 से 22 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। एंड या अगर देखें तो टोटल आपका क्या है, यहाँ से 30 इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं। इनको आप अगर डायरेक्टली याद करते हैं तो ये आपका डायरेक्टली आपका एग्जाम में पूछा जाता है या इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट यहाँ पे अगर रिपीट करेंगे, देखें वाटर कंटेंट, फर्स्ट हम बात करेंगे वाटर कंटेंट, सेकंड यहाँ पे बात करेंगे किसकी, वॉइड रेशियो, थर्ड हम बात करेंगे यहाँ से हमको हमारे पास क्या निकलता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वेट ऑफ सॉलिड्स, किसके केस के लिए, बोरोपिट केस के लिए। फिर आपका क्या है वॉइड पोरोसिटी, इन दोनों में रिलेशंस। फिर आपका सैचुरेशन आ जाता है, नेक्स्ट सैचुरेशन। फिर आपका एयर कंटेंट एंड सैचुरेशन में रिलेशन। फिर आपका परसेंटेज एयर वॉइड, इन परसेंटेज एयर वॉइड एयर कंटेंट एंड पोरोसिटी में रिलेशन। नेक्स्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है रामबाण इलाज। अगर हम बात करें एग्जाम में तो ये आपका फॉर्मूला रामबाण इलाज है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं। SE इज इक्वल टू WG, सहवाग SE इज इक्वल टू WG बहुत बार पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका बल्क यूनिट वेट, नेक्स्ट आपका सैचुरेटेड यूनिट वेट, फिर आपका ड्राई यूनिट वेट। और ड्राई यूनिट वेट के आपके क्या हैं, ड्राई यूनिट वेट के 3 फॉर्मूले हैं, तीनों फॉर्मूले आपको डायरेक्टली याद करना है। इस फॉर्मूले से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ड्राई यूनिट वेट इज इक्वल टू बल्क यूनिट वेट डिवाइड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट। ये आपका अगेन ये आपका क्या है, ये यूज़ होता है आपका किसमें, कॉम्पैक्शन में। तो वहाँ पे जो आपका एयर वॉइड लाइन है, एयर वॉइड लाइन की इक्वेशन आपकी क्या होती है, ये होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सबमर्ज यूनिट वेट, तो सबमर्ज यूनिट वेट क्या होता है, सैचुरेटेड यूनिट वेट माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर। नेक्स्ट आपका क्या है सबमर्ज यूनिट वेट का एक्चुअल फार्मूला G-1 गामा डबल अपॉन 1 प्लस E। नेक्स्ट आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी, नेक्स्ट आपका मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, नेक्स्ट आपका मास स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी में रिलेशन। नेक्स्ट आपका यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, इसमें आपका क्या है सेम वॉल्यूम के लिए आपका क्या है सभी यूनिट वेट में रिलेशन। नेक्स्ट आपका क्या है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड कभी सॉइल के लिए 0 नहीं होगा, पोरोसिटी कभी 0 नहीं होगी, वॉइड रेशियो कभी 0 नहीं होगा एंड पोरोसिटी भी कभी 0 नहीं होगा। और सेम वॉल्यूम के लिए अगर देखें तो आपका क्या है फाइन सॉइल के केस में जो आपकी वॉइड रेशियो होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा किसके, एज कम्पेयर टू कोर्स सॉइल। और जी हमेशा हम किस पे रिपोर्ट करते हैं, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिपोर्ट करते हैं। और अगर S की वैल्यू 0 हुई तो उसमें केस में जो उसका बल्क यूनिट वेट होगा वही उसका क्या हो जाएगा, ड्राई यूनिट वेट होगा। अगर S की वैल्यू 1 हुई तो S की वैल्यू 1 का मतलब है सैचुरेटेड सॉइल, तो उस कंडीशन में उसका जो बल्क यूनिट वेट होगा वही उसका सैचुरेटेड यूनिट वेट होगा। ये 30 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके चैप्टर नंबर 2 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। यहीं से आपके डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसका आपको दोनों ही लेक्चर का जो आपका कल का लेक्चर है और आज का लेक्चर है इसकी मैं आपको PDF अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज होती क्या है, तो इंडेक्स का मतलब होता है सूचकांक। सूचकांक का मतलब है सूचना देना। इसका मतलब है कि वो प्रॉपर्टी जो डायरेक्टली सॉइल के बारे में सूचना दें या सॉइल को क्लासिफाई और आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद करें, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज को इंडेक्स प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज आपकी क्या है, वाटर कंटेंट हो सकती है, यूनिट वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, पार्टिकल साइज, डिस्ट्रीब्यूशन, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल, थिक्सोट्रॉपी, एक्टिविटी,
सेंसिटिविटी एटसेट्रा, ये सारी क्या है इंडेक्स प्रॉपर्टीज है। तो वन बाय वन इन सब इंडेक्स प्रॉपर्टीज को हम कवर करेंगे। फर्स्ट आपका आ जाता है, देखो इंडेक्स प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर हम बात करें कंसिस्टेंसी की, कंसिस्टेंसी का मतलब है किसी सॉइल की लिक्विड लिमिट अगर 150% है, 150% का मतलब है अगर आपको पता है कंसिस्टेंसी के बारे में पता होगा तो 150 उस सॉइल के केस में होती है जो फाइन सॉइल होगी। फाइन सॉइल का मतलब है कोहेसिव सॉइल, तो यानी सॉइल आपकी कौन सी है, फाइन नेचर की है, कोहेसिव सॉइल है या क्लेई सॉइल है, उसके केस में आपका जो लिक्विड लिमिट की वैल्यू यानी वाटर कंटेंट की वैल्यू आपकी 100% से ज़्यादा हो सकता है। तो डायरेक्टली हमको क्या बताता है, ये उस सॉइल के बारे में इंडिकेट करता है, उस सॉइल को डायरेक्टली क्लासिफाई कर सकता है। तो अगर हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे, तो अगर हमको पता है कि कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी किसी सॉइल का 1 है तो इसका मतलब है वो वेल ग्रेडेड यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल है। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल का मतलब है कि सारे पार्टिकल उसमें एक जैसे हैं, तो यानी इसका मतलब है कि ये हमको क्या है सॉइल के बारे में सूचना दे रहा है वो प्रॉपर्टीज। तो वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट है वाटर कंटेंट, तो वाटर कंटेंट के बारे में हम देख चुके हैं। अगर वाटर कंटेंट को अगर हम बात करें तो वाटर कंटेंट को फाइंड करने के कैसे हम फाइंड करते हैं, लेबोरेटरी और कहाँ पे, फील्ड में। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट आपके मेथड्स हैं, ओवन ड्राई मेथड है, सैंड बाथ मेथड है, अल्कोहल मेथड है, कैल्शियम कार्बाइड मेथड है, रेडिएशन मेथड है, इंफ्रारेड रे मेथड है, टॉर्जन बैलेंस मेथड है एंड पिग्नोमीटर मेथड है। यहाँ पे अगर देखें इन सब मेथड में यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आपका जो है वो सबसे एक्यूरेट मेथड इन सब में से आपका क्या होता है, ओवन ड्राई मेथड, और सबसे क्विकेस्ट मेथड जो है वो आपका होता है कैल्शियम कार्बाइड मेथड, जिसको हम बोलते हैं मॉइस्चर मीटर मेथड। तो वन बाय वन इन मेथड्स को देखेंगे। तो फर्स्ट मेथड आपका ओवन ड्राई मेथड। देखो यहाँ पे एग्जाम में क्या पूछा जाता है, ओवन ड्राई मेथड में डिफरेंट जो टेम्परेचर है, जो हम क्या करते हैं सॉइल को ओवन में रखते हैं 24 आवर के लिए, तो डिफरेंट सॉइल के लिए जो टेम्परेचर रेंज है वो कितनी होनी चाहिए। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक एम्प्टी कंटेनर लिया, उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने मॉइस्ट सॉइल ली और उस मॉइस्ट सॉइल को हमने क्या किया, ओवन में 24 आवर के लिए रखा और 24 आवर के बाद हमको क्या मिलेगा, ड्राई सॉइल मिलेगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, अगर हम W2 में से W3 आप माइनस कर W3 में से हम क्या करेंगे, अगर हम बात करें वेट ऑफ वाटर की, तो वेट ऑफ वाटर यहाँ से कैसे आएगा, अगर हम W3 में से W2 को माइनस कर दें तो यहाँ से W3 में हम क्या कर रहे हैं, W2 को माइनस कर रहे हैं, तो ये आपका आ जाएगा वेट ऑफ वाटर। और अगर हम बात करें वेट ऑफ सॉलिड्स की, तो वेट ऑफ सॉलिड्स आपका कैसे आ जाएगा, जब हम क्या करेंगे W3 में अगर हम माइनस कर देंगे W1 का, तो यहाँ पे देखो इसको आप करेक्ट कर लेना, W3 में हम माइनस कर देंगे किसको, W1 का, तो हमारे पास आ जाएगा वेट ऑफ सॉलिड। तो इस तरीके से हम वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, टेम्परेचर रेंज। तो टेम्परेचर रेंज क्या है, इनऑर्गेनिक सॉइल के केस में जो टेम्परेचर है वो आपका 105 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस हम रखते हैं, और ऑर्गेनिक सॉइल के केस में जो टेम्परेचर होगा वो ऑलवेज लेस देन 60 डिग्री सेल्सियस, और सॉइल जिसमें जिप्सम कंटेंट होगा उसमें उसके लिए हम हमेशा क्या रखते हैं, 80 डिग्री सेल्सियस। ये ऑर्गेनिक सॉइल के केस में ये क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर इस टेम्परेचर से ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं उनका फर्दर डिकम्पोजिशन होता है। जब फर्दर डिकम्पोजिशन होगा तो फर्दर डिकम्पोजिशन होने का मतलब है कि सॉइल की प्रॉपर्टी आपकी चेंज हो जाएगी। वैसे ही आपका क्या है, जिप्सम कंटेंट, अगर आपका जिप्सम कंटेंट के केस में आपका 80 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो अगेन उसका फर्दर आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन अगर होता है तो यानी उसकी प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो यानी अगर इनऑर्गेनिक सॉइल के केस में देखें तो कभी भी टेम्परेचर रेंज हम 110 डिग्री किसी भी केस में अगर हम टेम्परेचर रेंज है वो इस टेम्परेचर रेंज से ज़्यादा नहीं लेके जाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा अगर हम टेम्परेचर रेंज रखते हैं, 110 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अगर टेम्परेचर रखते हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जो क्या है, जो
केमिकल बॉन्डिंग में जो वाटर अवेलेबल होता है किसके, सॉइल के केमिकल, सॉइल के मिनरल्स की जो बॉन्डिंग में वाटर यूज होता है वो वाटर भी आपका क्या है, जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल वाटर, वो स्ट्रक्चरल वाटर भी आपका इवेपोरेट होने लग जाता है। जब स्ट्रक्चरल वाटर इवेपोरेट हो जाएगा इसका मतलब है उसकी कंप्लीट प्रॉपर्टी, उस सॉइल का स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा, तो यानी सॉइल की प्रॉपर्टी कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। तो कभी भी हम स्ट्रक्चरल वाटर को रिमूव नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि किसी भी केस में हमारा जो टेम्परेचर रेंज है वो हमारा किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 110 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये टेम्परेचर रेंज है, ये टेम्परेचर रेंज आप डायरेक्टली याद करना, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा आपका सैंड बाथ मेथड। सैंड बाथ मेथड कब यूज़ करते हैं, जब आपके पास ओवन ना हो, यानी इसका मतलब है आपको फील्ड में निकालना है तो फील्ड मेथड है, और नॉट यूज फॉर कोहेसिव सॉइल। कोहेसिव सॉइल के लिए क्यों नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि कोहेसिव सॉइल के लिए हमने देखा कि, और या कह सकते हैं ऑर्गेनिक सॉइल, ऑर्गेनिक सॉइल के लिए क्यों यूज़ नहीं करेंगे इसको, ऑर्गेनिक सॉइल के लिए जो टेम्परेचर रेंज है वो आपका 60 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हमारे पास क्या है, टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है, कोई टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है इसका, इसलिए यहाँ पे सैंड बाथ मेथड आपका ऑर्गेनिक और कोहेसिव सॉइल के लिए यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पे अल्कोहल मेथड। अल्कोहल मेथड में क्या इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, मिथाइलेटेड स्पिरिट यूज़ करते हैं किसको, वाटर को इवेपोरेट करने के लिए। और ये अगेन अगर यहाँ पे देखें वाटर को इवेपोरेट करने के लिए हम मिथाइलेटेड स्पिरिट यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि टेम्परेचर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए इसको कोहेसिव सॉइल या कह सकते हैं ऑर्गेनिक सॉइल के लिए हम यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट, और या कह सकते हैं जिप्सम कंटेंट जिस सॉइल में होगा उसके लिए भी यूज़ नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट है आपका कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है, आपका मॉइस्चर मीटर मेथड होता है, इसको कहा जाता है मॉइस्चर मीटर, क्योंकि इसका जो मॉइस्चर मीटर इसका एपरेटस यूज़ करते हैं, यानी जो एपरेटस यूज़ होता है इसको हम बोलते हैं मॉइस्चर मीटर, इसलिए इसको नाम दिया गया है मॉइस्चर मीटर मेथड। तो मॉइस्चर मीटर मेथड में क्या होता है कि कैल्शियम कार्बाइड, इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड, हम सॉइल सैंपल के साथ कैल्शियम कार्बाइड मिलाते हैं, और कैल्शियम कार्बाइड की टेंडेंसी क्या है कि वो वाटर के साथ रिएक्ट करके एक गैस, एसिटिलीन गैस फॉर्म करती है, और वो एसिटिलीन गैस आपके क्या है, एक प्रेशर एक्सर्ट करती है किस पे, वाल, उस जो ये मॉइस्चर मीटर है उसके गेज पे एक प्रेशर एक्सर्ट करती है, जो हमको कैलिब्रेटेड गेज होता है, और वो हमको किस में देता है, वो हमको वाटर कंटेंट दे देता है। तो यानी कैल्शियम कार्बाइड में हम क्या यूज करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड यूज करते हैं किस गैस को फॉर्म करने के लिए, एसिटिलीन गैस को फॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड किससे रेडिएशन कर रहे हैं हम, यानी ये आपका क्या है, रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज करेंगे। कौन सा रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट वो है, तो ये इंपॉर्टेंट आपका की कोबाल्ट 60, यहाँ पे हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका है टॉर्जन बैलेंस मेथड। तो टॉर्जन बैलेंस मेथड जिसमें हम क्या करते हैं, इंफ्रारेड रे यूज करते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है इंफ्रारेड रे मेथड। जो यहाँ पे ये इंफ्रारेड रे रेड रेज जो यूज होती है किसको, सॉइल सैंपल को ड्राई करने के लिए, जो उसकी पावर है उसकी पावर हम क्या यूज़ करते हैं, 250 वाट का बल्ब यूज़ करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंफ्रारेड रे में कौन सा इंफ्रारेड रे बल्ब यूज़ करते हैं और उसका पावर क्या होती है, तो उसकी पावर कितनी होती है, 250 वाट। नेक्स्ट आपका पिक्नोमीटर मेथड। पिक्नोमीटर क्या होता है, एक 900 ml फ्लास्क या जार होता है, जिसका आपका क्या है, यहाँ पे देखें ये क्या है, कॉनिकल टॉप होता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वाटर कंटेंट दोनों ही फाइंड करते हैं। यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है कि पिक्नोमीटर मेथड से हम क्या क्या कर सकते हैं, तो पिक्नोमीटर मेथड से हम वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं और साथ में स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये आपका क्या है, फर्स्ट एम्प्टी कंटेनर है, दूसरा आपका क्या है, आपने इसमें मॉइस्ट सॉइल लिया, नेक्स्ट आपने क्या किया, इसको कंप्लीट मॉइस्ट सॉइल के साथ इसको कंप्लीटली फिल्ड किया वाटर के साथ, नेक्स्ट आपने इसका वाटर सब कुछ इसमें रिमूव किया, इसको एम्प्टी किया, एम्प्टी करने के बाद आपने इसमें क्या है, कंप्लीटली वाटर फिल किया। तो ये आपके क्या है, वेट बता रहे हैं इनके इन कंडीशंस में। तो वाटर कंटेंट कैसे निकालेंगे पिक्नोमीटर से, ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला आपका डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। इसको कैसे याद करेंगे, देखो पिक्नोमीटर मेथड
हम यूज़ करते हैं तभी यूज़ करेंगे जब हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉइल की पता होगी। तो यानी ये तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास नॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी सॉइल की। तो वाटर कंटेंट कैसे फाइंड करेंगे, अगर ये आपने याद कर लिए कि ये आपका क्या W1 W2 W3 W4 क्या है, तो इसको ईजी हो जाता है याद करना वाटर कंटेंट के लिए फॉर्मूला। तो यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो 1 अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो 1 2, अब यहाँ पे देखें 3 और 4, तो यानी यहाँ पे देखेंगे W2 माइनस W1 डिवाइड बाय W3 माइनस W4 इंटू G -1 इंटू 100, ये आपका क्या बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है वाटर कंटेंट का। तो G यूज़ हो रहा है क्योंकि यहाँ ये तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉइल की नोन हो। नेक्स्ट आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगेन स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पिक्नोमीटर यूज़ करते हैं। तो अगर हमको बेटर स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी सॉइल की चाहिए तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बेटर जो वेटिंग एजेंट है, वेटिंग एजेंट हम वाटर की जगह क्या ले सकते हैं, उसमें केरोसिन ले सकते हैं। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे W1 आपका एम्प्टी कंटेनर है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, W2 में ड्राई सॉइल लेंगे, यहाँ पे जो हम लेंगे ये ड्राई सॉइल लेंगे, और W3 यहाँ पे ड्राई सॉइल के साथ साथ इसमें वाटर फिल करेंगे, और ये W4 ये एम्प्टी कंटेनर में वाटर कंप्लीटली फिल। तो यहाँ से आप डायरेक्टली फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो ये अगेन वही आपका फार्मूला 1 2 3 4 ऐसे करके आपका फार्मूला आपका बन जाता है 1 2 3 4, और ये आपका सेम एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। तो W2 माइनस W1 डिवाइड बाय W4 माइनस W3 प्लस W2 माइनस W1। तो यहाँ से आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स प्रॉपर्टी है यूनिट वेट ऑफ सॉइल। तो यूनिट वेट ऑफ सॉइल कैसे निकालेंगे, तो उनके लिए मेथड्स कौन कौन से यूज़ होते हैं। तो 3 मेथड्स आपके इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट आपका कोर कटर मेथड, और कोर कटर मेथड का मतलब है यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कोर यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, वॉल्यूम हमारे पास नॉन वॉल्यूम का कोर होगा जिसका जो वॉल्यूम है 100 cc होता है। तो उससे हम क्या करते हैं, सॉइल को एक्सकेवेट, उस कोर से सॉइल को उतने वॉल्यूम से एक्सकेवेट करते हैं, और उसको हम क्या करते हैं, मास, उसका वेट हम फाइंड आउट करते हैं। तो वेट फाइंड आउट करके हम क्या निकाल सकते हैं, उसका बल्क यूनिट वेट। और उसी सॉइल को अगर हम वाटर कंटेंट के लिए टेस्ट करते हैं तो उसके लिए हम क्या निकाल सकते हैं, ड्राई यूनिट वेट भी निकाल सकते हैं। दूसरा क्या होता है, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड ये आपका किसके लिए यूज़ होता है, ये आपका एक्सपेंसिव सॉइल या कह सकते हैं कोइसिव सॉइल के लिए यूज़ होता है। इसमें हम क्या करते हैं, सॉइल सैंपल को रैप करके हम क्या करते हैं, एक वाटर जो कंप्लीटली फिल्ड होगा किससे, एक जो आपका कंटेनर जो कम्प्लीटली फिल्ड होगा वाटर से, उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें करते हैं, इसको क्या करते हैं, उसमें इंसर्ट करते हैं, और उसको इंसर्ट करने से हमारा क्या हो जाएगा, इसमें वाटर डिस्प्लेस होगा। तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर को हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम डिस्प्लेस बाई दी, जो वॉल्यूम डिस्प्लेस बाई दी वाटर होगा वही आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्टली हम फाइंड आउट कर सकते हैं बल्क यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये किस सॉइल के लिए यूज़ होता है, कोइसिव सॉइल के लिए यूज़ होता है। दूसरा है सैंड रिप्लेसमेंट। तीसरा मेथड आपका सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड का मतलब है, ये जो मेथड है ये आपका कब यूज़ होगा, जब सॉइल आपकी क्या होगी, बहुत हार्ड या स्टिफ सॉइल होगी। तो उसके केस में हम क्या करते हैं कि वॉल्यूम फाइंड आउट करना उसके लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो उसके केस में हम क्या करते हैं, एक पिट से हम सॉइल एक्सकेवेट करते हैं, और एक्सकेवेट करके उस सॉइल का हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। अब हमको इस पिट का वॉल्यूम, जो हमने सॉइल निकाला है उसका वॉल्यूम नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, इसमें सैंड पोरिंग सिलेंडर से हम इसमें सैंड पोर करते हैं। जितना क्वांटिटी, जितना वॉल्यूम ऑफ सैंड हम पोर करेंगे उतना वॉल्यूम ऑफ सॉइल हम कंसीडर करके चलेंगे, और वॉल्यूम ऑफ सॉइल हमारे पास है और आपके वेट हमारे पास है, तो हम डायरेक्टली बल्क यूनिट वेट इसका निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यूनिट वेट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स प्रॉपर्टी है
पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो यहाँ पे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या बताता है हमको, तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन हमको ग्रेडेशन बताता है। ग्रेडेशन का मतलब है कि सॉइल आपकी वेल ग्रेडेड है, पुअरली ग्रेडेड है, गैप ग्रेडेड है, और ये ग्रेडेशन को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक कर्व होना जरूरी है जिसको हम बोलते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। और ये पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसे बनता है, जब हम क्या है हमारे पास परसेंटेज एन, ये जो परसेंटेज एन होता है ये होता है फाइनर। तो अगर हमारे पास परसेंटेज एन वर्सेस लॉग डी का मतलब है पार्टिकल साइज के बीच कर्व अगर हमारे पास पता है तो वहां से हम ये कर्व ग्रेडेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसको यहाँ से इस कर्व से हम क्या निकाल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, जो आपका क्या बताता है, जो आपका इंडेक्स प्रॉपर्टी, जो आपकी क्या है कोफिशिएंट यूनिफॉर्मिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर इंडेक्स प्रॉपर्टी है, वो डायरेक्टली आपको सॉइल को क्लासिफाई कर देगी। तो ये पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में ग्रेडेशन हम फाइंड करते हैं किसकी हेल्प से, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की हेल्प से। और पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसे होता है, जब आपका एक एक्सिस पे आपका परसेंटेज फाइनर होगा, दूसरे उसके करस्पॉन्डिंग उसका क्या है पार्टिकल साइज होगा, तो उसके बीच जो कर्व निकलेगा तो वहां से हम कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर फाइंड कर सकते हैं। तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन जो हम करते हैं वो दो तरीके से कर सकते हैं, एक आपका सीव एनालिसिस, दूसरा आपका सेडिमेंटेशन। सीव एनालिसिस का मतलब है ये कोर्स सॉइल के लिए हम करते हैं, और ये जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस है ये हम फाइन सॉइल के लिए करते हैं। तो जो सीव एनालिसिस है वो आपकी अगेन दो तरीके की होगी, फाइन सीविंग एंड कोर्स सीविंग। जो कोर्स ये सीव एनालिसिस है, सीव एनालिसिस के लिए हमारे पास जो पार्टिकल साइज रेंज होगा, पार्टिकल साइज रेंज आपका 4.75 से लेके आपका 80 mm तक के जो पार्टिकल हैं उनके लिए जो सीविंग हम करेंगे उसको हम बोलते हैं सीव एनालिसिस। तो यहाँ पे अगर फर्दर इसका देखें, फाइन सीविंग एंड कोर्स सीविंग। फाइन सीविंग का मतलब है सैंड के लिए जो हम सीविंग करते हैं उसको हम बोलते हैं फाइन सीविंग, और जो हम ग्रेवल के लिए सीविंग करेंगे उसको हम बोलेंगे कोर्स सीविंग। तो फाइन सीविंग सैंड का जो पार्टिकल साइज रेंज है वो कितना होता है, 75 माइक्रोन से लेके 4.75 mm, और ग्रेवल का जो पार्टिकल साइज रेंज होता है 4.75 mm से लेके 80 mm तक। तो यहाँ से सीव एनालिसिस किसके लिए, कोर्स सॉइल के लिए करते हैं। सेडिमेंटेशन एनालिसिस, जिसका सॉइल का अगर पार्टिकल साइज लेस देन 75 माइक्रोन हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन एनालिसिस। और सेडिमेंटेशन एनालिसिस करने की भी दो मेथड हैं, एक पिपेट मेथड है और एक हाइड्रोमीटर मेथड है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे सीव एनालिसिस। तो सीव एनालिसिस में हम क्या कर रहे हैं, किसके लिए, पार्टिकल साइज रेंज इन बिटवीन आपका क्या है 75 माइक्रोन से लेके 80 mm तक के जो पार्टिकल साइज हैं इसके लिए हम सीव एनालिसिस करते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, सीव्स को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करते हैं और उसकी सीविंग करते हैं, और सीविंग करने के बाद हम क्या करते हैं, उसके परसेंटेज फाइनर के लिए उसको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फाइन सीविंग में डिफरेंट सीव्स जो हम यूज़ करेंगे वो आपके 2 mm, 1 mm, 625 माइक्रोन, 412 माइक्रोन, 150 माइक्रोन एंड 75 माइक्रोन यूज़ करते हैं। इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है बड़े से छोटे क्रम में, यानी फर्स्ट आपकी क्या होगी 2 माइक्रोन की, फर्स्ट सीव जो होगी वो आपकी 2 माइक्रोन की होगी, फिर आपकी क्या होगी 1 माइक्रोन की, 2 mm की होगी, 1 mm की होगी, फिर आपकी 625 माइक्रोन की होगी, फिर इस तरीके से आपकी लास्ट जो सीव होगी वो 75 माइक्रोन की होगी। फिर हम यहाँ क्या करेंगे, सॉइल सैंपल को फर्स्ट सीव पे रखेंगे और उसके बाद उसकी क्या करेंगे, उसकी सीविंग करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेगा, इसका कुछ रेजिड्यू सीव्स के ऊपर बच जाएंगे और कुछ आपका क्या होगा उससे पास हो जाएंगे। तो जो हमारे पास जो वेट रिटेन्ड हमारे पास आ रहा है उस वेट रिटेन्ड को हम क्या करेंगे, जो डिफरेंट सीव के ऊपर वेट रिटेन हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे और वहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी परसेंटेज फाइनर निकाल सकते हैं। जो कोर्स सीव में हमारा क्या होगा, कोर्स सीव में जो हमारी क्या होती है, सीव्स यूज़ होती है वो 80 mm, 40 mm, 20 mm, 10 mm एंड 4.75 mm यूज़ होती है। और यहाँ से कैसे परसेंटेज एन निकालेंगे, परसेंटेज एन हम निकालते हैं 100 माइनस कम्युलेटिव वेट रिटेन ऑन द सीव। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका सीव्स आ जाएंगी, सीव्स आ जाएंगी किस में,
सीव्स आ जाएंगी आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है जैसे आप कोर सीविंग कर रहे हैं तो कोर सीविंग में फर्स्ट आपकी 80 mm की आ जाएगी, फिर आप यहाँ पे आपकी 40 mm एंड सो ऑन आपकी डिक्रीज होती जाएगी और लास्ट सीव आपकी कौन सी होगी 4.7 mm। अब यहाँ पे देखेंगे कि डिफरेंट सीव्स पे कितना वेट रिटेन्ड हो रहा है, तो यहाँ पे हम वेट रिटेन निकालेंगे। तो वेट रिटेन्ड आपका क्या आ जाएगा, डिफरेंट वेट रिटेन्ड आ जाएगा और आपके पास जो आपने इनिशियल टोटल वॉल्यूम टोटल वेट लिया था तो उसके साथ आप परसेंटेज वेट रिटेन यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज वेट रिटेन निकाल सकते हैं। परसेंटेज वेट रिटेन निकाला आपने तो परसेंटेज वेट रिटेन निकालने के बाद कम्युलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन, तो कम्युलेटिव का मतलब है कि जो अगर मैं बात करूं कि इस सीव पे जो आपका वेट रिटेन्ड हो रहा है, इसका मतलब है इस सीव पे अगर मैं टोटल वेट रिटेन्ड दिखता हूं तो यानी इस सीव पे जो वेट रिटेन्ड होगा, इस सीव पे जो वेट रिटेन्ड होगा वही वेट रिटेन्ड भी इस पे होगा। यानी अगर इन तीनों का वेट रिटेन्ड में निकाल देता हूं, परसेंटेज वेट रिटेन्ड निकाल देता हूं तो इस सीव के लिए वो क्या निकल जाएगा, कम्युलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन्ड। तो यहाँ से कम्युलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन्ड तो परसेंटेज उस पार्टिकल साइज के लिए अब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से परसेंटेज एन की वैल्यू, परसेंटेज फाइनर की वैल्यू आ जाएगी। तो परसेंटेज फाइनर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 माइनस कम्युलेटिव वेट रिटेन। तो यहाँ से हमारे पास तो क्या आ जाएगा 100 माइनस कम्युलेटिव वेट रिटेन। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइज के से हम करस्पॉन्डिंग साइज के साथ हमको क्या हमारे पास क्या निकल गया, परसेंटेज एन, परसेंटेज फाइनर। तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं, क्या बना सकते हैं, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना सकते हैं। तो ये था आपका सीव एनालिसिस। नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन एनालिसिस। सेडिमेंटेशन एनालिसिस का मतलब है कि अगर पार्टिकल साइज आपका क्या है, छोटा है, यानी आपका सैंड से भी छोटा है, सिल्ट और क्ले है, तो उसके लिए हमको अगर क्या है एनालिसिस करनी है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाना है, तो उसके लिए मेथड जो हम फॉलो करते हैं वो मेथड हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस। सेडिमेंटेशन एनालिसिस का मतलब हम क्या करते हैं, वहाँ पे पार्टिकल का सेडिमेंटेशन कराते हैं। तो पार्टिकल का सेडिमेंटेशन जहाँ भी होता है वहाँ पे कौन सा लॉ यूज होता है, स्टोक्स लॉ यूज होता है। यानी इसमें हम क्या है, स्टोक्स लॉ को वेरी कराएंगे। और स्टोक्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी इनफाइनाइट मीडियम में कोई पार्टिकल इंडिविजुअली अगर सेटल हो रहा है, इनिशियली उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है और कुछ टाइम बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम बोलते हैं सेटलिंग वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, सेटलिंग वेलोसिटी। तो इसका मतलब है कि पार्टिकल का सेटलमेंट करा रहे हैं तो पार्टिकल का सेडिमेंटेशन करा रहे हैं, तो पार्टिकल का सेडिमेंटेशन तभी पॉसिबल है जब हम क्या बनाएंगे, सॉइल सस्पेंशन बनाएंगे। तो हम पहले क्या करते हैं, इसमें सॉइल सस्पेंशन बनाते हैं। तो सॉइल सस्पेंशन बनाने का जो तरीका दोनों मेथड्स के लिए पिपेट मेथड और हाइड्रोमीटर मेथड है वो सेम है, बट इनका जो ऑब्जर्वेशन है, दोनों केसेस में हम ऑब्जर्वेशन डिफरेंट तरीके से लेते हैं। अगर हम फर्स्ट प्री ट्रीटमेंट देखें तो प्री ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर और यहाँ पे आपके क्या है कैल्शियम कंपाउंड है, इनको हम रिमूव करते हैं। क्यों रिमूव करते हैं, अगर इसमें कैल्शियम कंपाउंड और ऑर्गेनिक मैटर बच जाता है तो वहाँ पे स्टोक्स लॉ वैलिड है किसके लिए, डिस्क्रीट सेटलिंग के लिए। और डिस्क्रीट सेटलिंग इसमें पॉसिबल नहीं होगी जब आपके ऑर्गेनिक मैटर एंड कैल्शियम कंपाउंड्स होंगे। तो ऑर्गेनिक मैटर को हम रिमूव करते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड से और कैल्शियम कंपाउंड को हम रिमूव करते हैं जब हम इसमें क्या है HCl ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर्स एंड कैल्शियम कंपाउंड्स रिमूव हो जाएंगे और जो इसकी सस्पेंशन में सेटलिंग होगी वो डिस्क्रीट सेटलिंग होगी। नेक्स्ट, और पीपेट मेथड एंड हाइड्रोमीटर मेथड में हम सस्पेंशन बनाने के लिए जो टोटल वॉल्यूम एंड जो हम सॉइल सैंपल यूज़ करते हैं तो उसमें क्या रिलेशन है। तो पीपेट मेथड में हम क्या करते हैं, 12 ग्राम से लेके 30 ग्राम सॉइल लेते हैं और उसको किसमें वाटर के साथ ऐड करते हैं और टोटल वॉल्यूम हम कितना बनाते हैं, 500 ml। तो यानी जो इतना वाटर हम ऐड करेंगे 12 ग्राम टू 30 ग्राम सॉइल सैंपल में कि वो टोटल वॉल्यूम हमारे पास कितना हो जाए,
500 ml, यानी पिपेट मेथड में 500 ml का सॉइल सस्पेंशन बनाते हैं। नेक्स्ट आपका हाइड्रोमीटर मेथड। तो हाइड्रोमीटर मेथड में क्या करते हैं, इसका डबल, तो यानी 12 to 30, तो इसमें क्या करेंगे 24 to 60 ग्राम सॉइल सैंपल लेंगे और उसको हम वाटर ऐड करेंगे और टोटल वॉल्यूम ऑफ सैंपल हमारे पास सॉइल सस्पेंशन हमारे पास कितना हो जाएगा 1000 ml। तो यानी हाइड्रोमीटर मेथड में हमारे पास जो सॉइल सस्पेंशन का वॉल्यूम है वो कितना होता है 1000 ml। पोस्ट ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमको स्टोक्स लॉ वैलिड कराना है, तो स्टोक्स लॉ वैलिड कराने के लिए हमको चाहिए कि जो हमारे पास सॉइल सस्पेंशन है, सॉइल सस्पेंशन में सेग्रीगेशन का मतलब है उसमें उसका क्या है फ्लॉग ना बने। फ्लॉग बनने का मतलब है डिफरेंट पार्टिकल का सेग्रीगेट होना। तो सेग्रीगेशन को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें डिस्पर्जिंग एजेंट मिलाते हैं। और वो डिस्पर्जिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं आपके, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, सोडियम ऑक्जेलेट एंड सोडियम सिलिकेट। तो ये आपके इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं जो आप डिस्पर्जिंग एजेंट के मिलाते हैं, किसके लिए, सेडिमेंटेशन एनालिसिस के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, सोडियम ऑक्जेलेट एंड सोडियम सिलिकेट। नेक्स्ट बात करेंगे स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ मैंने आपको बता दिया कि स्टोक्स लॉ होता क्या है कि इनिशियली इनफाइनाइट मीडियम में इनिशियली जो पार्टिकल इंडिपेंडेंटली या डिस्क्रीट सेटल कर रहा है, इनिशियली उसकी क्या होती है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है और कुछ टाइम बाद उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। वो कांस्टेंट वेलोसिटी जब वो अचीव करता है, उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं सेटलिंग वेलोसिटी। और सेटलिंग वेलोसिटी के लिए आपका जो स्टोक्स फॉर्मूला बनता है Vs इज इक्वल टू G-1 गामा W अपॉन 18 म्यू। यहाँ पे म्यू क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी, G क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, गामा W क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर, D क्या है, पार्टिकल साइज। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्टोक्स लॉ वैलिड है आपका कहाँ, साइज किसके लिए, पार्टिकल साइज रेंज इन बिटवीन 0.2 mm से लेके 0.2 माइक्रोन तक के साइज के लिए वैलिड है। यानी इसका मतलब है कि जो लिमिटेशंस हैं इसकी किसमें, सेडिमेंटेशन एनालिसिस, क्योंकि सेडिमेंटेशन एनालिसिस हम क्या कर रहे हैं, पार्टिकल साइज लेस देन 75 माइक्रोन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं किसमें, सेडिमेंटेशन एनालिसिस में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पिपेट मेथड और हाइड्रोमीटर मेथड में हम क्या करते हैं यहाँ पे सैम्पलिंग डेप्थ हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। जबकि पिपेट मेथड में क्या होता है, पिपेट जो हम यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं और इसका जो पिपेट वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 10 ml का वॉल्यूम होता है। और जो यहाँ पे जो डेप्थ होगी, सैम्पलिंग डेप्थ, ये हमेशा फिक्स्ड सैम्पलिंग डेप्थ जो कि कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर। तो ये इस 10 सेंटीमीटर से हम डिफरेंट टाइम पे हम क्या निकालेंगे, डिफरेंट टाइम पे सैंपल निकालेंगे। उस सैंपल को टेस्ट करेंगे किसके लिए, ड्राई वेट के लिए, और ड्राई वेट के लिए सैंपल को यूज़ करेंगे। और इस फॉर्मूले में यहाँ पे इस फॉर्मूले में हम क्या करके डिफरेंट टाइम पे HE की वैल्यू निकाल रहे हैं, डिफरेंट टाइम पे। तो यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, D की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो D की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई। और जो हमारे पास परसेंटेज n की वैल्यू अगर जो है, परसेंटेज n की वैल्यू हमारे पास कहाँ से आएगी, जो हम क्या किया, हमने जिस सैंपल को ड्राई किया तो ड्राई यहाँ से परसेंटेज n जो परसेंटेज फाइनर है, ये ड्राई मास डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ पिपेट डिवाइड बाय टोटल मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ पिपेट। टोटल मास कितना लिया था हमने लिया था 12 to 30 ग्राम। कितना वॉल्यूम सस्पेंशन बनाया था, 500 ml। तो यहाँ पे ये अगर हमारे पास आ जाता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्टिकल साइज में हम क्या निकाल सकते हैं, उसका परसेंटेज फाइनर। डिफरेंट टाइप पे डिफरेंट पार्टिकल सेटल होंगे और डिफरेंट उसकी क्या होंगे, परसेंटेज फाइनर होंगे। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज D के परसेंटेज n के करस्पॉन्डिंग हम परसेंटेज हम क्या निकालते हैं, पार्टिकल साइज। हाइड्रोमीटर मेथड में क्या करते हैं हम, हाइड्रोमीटर, ये क्या है, हाइड्रोमीटर जो इसमें हम ये क्या है, मेटलिक बल्ब यूज़ करते हैं। ये टाइम के साथ साथ इसके क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी रीडिंग इंक्रीज हो रही है, टाइम के साथ साथ इसकी रीडिंग क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि डेंसिटी इंक्रीज होगी तो इसकी रीडिंग भी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे जो HE की वैल्यू है यानी सैम्पलिंग डेप्थ है वो हम फिक्स लेकर नहीं चलते। जब फिक्स लेकर नहीं चल रहे हैं तो इसका मतलब है इसमें कभी भी आपका क्या है, सैम्पलिंग डेप्थ हर टाइम के लिए डिफरेंट टाइम के लिए डिफरेंट सैम्पलिंग डेप्थ आपकी
हम फाइंड आउट करेंगे। तो वहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी करेक्टेड हाइड्रोमीटर रीडिंग निकाल सकते हैं, और इस करेक्टेड हाइड्रोमीटर रीडिंग के साथ साथ हम क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज एन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हाइड्रोमीटर मेथड में जो हम परसेंटेज फाइनल निकालते हैं वो आपका क्या होता है, RH अपॉन 1000 इंटू G अपॉन G-1 डिवाइड बाय M अपॉन V। M का मतलब है मास जो हमने लिया सॉइल का उस सस्पेंशन में, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन। तो यहाँ से अगर हमारे पास RH की वैल्यू आ जाती है, G हमारे पास है, मास पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास है, तो यहाँ से हम परसेंटेज N निकाल सकते हैं करस्पॉन्डिंग पार्टिकल साइज से। तो यहाँ से इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, हाइड्रोमीटर मेथड और पिपेट मेथड में हम परसेंटेज एन वर्सेस हम क्या निकालते हैं, डी। और डी कैसे निकालेंगे, एच ई हमने यहाँ से निकाल दिया, एच ई हमने डिफरेंट टाइम के लिए एच ई की वैल्यू निकाली, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको सेम इस फॉर्मूले में पुट किया। तो यहाँ पे m जो है, m आपका ये कांस्टेंट है, ये सॉइल के लिए क्या होगा, पूरे सॉइल सस्पेंशन के लिए कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से डिफरेंट टाइम के लिए एच ई की वैल्यू, टी की वैल्यू डिफरेंट होगी, डी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज एन वर्सेस आपके पास पार्टिकल साइज आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना सकते हैं। ये पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होगा कि वाई एक्सिस पे आपका क्या होता है, परसेंटेज फाइनल होता है, और एक्स एक्सिस पे आपका क्या होता है, पार्टिकल साइज इन लॉगरिथमिक स्केल। लॉगरिथमिक स्केल में लेने का पर्पज़ है कि हमारे पास अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन हमारे पास कर्व मिले। तो ये आपका क्या है, डिफरेंट कर्व है। तो अगर कर्व ए देखें तो कर्व ए आपका क्या है, इस टाइप का बन रहा है, ये कर्व ए इस टाइप का बन रहा है। तो देखें इस कर्व में क्या हो रहा है कि डिफरेंट यानी सभी पार्टिकल मौजूद हैं। सभी पार्टिकल मौजूद होने का मतलब है कि ये जो सॉइल है, ये सॉइल आपकी क्या होगी, वेल ग्रेडेड, यानी सभी इसमें पार्टिकल साइज मौजूद हैं। तो इस सॉइल को हम बोलेंगे वेल ग्रेडेड सॉइल। इसका ग्रेडेशन क्या हो जाएगा, वेल ग्रेडेड। दूसरा आपका अगर इसमें देखें, ये वाला देखें, ये वाला कर्व नंबर बी, कर्व बी में देखें तो कर्व बी आपका क्या है, अब यानी इसका मतलब है इस पार्टिकल साइज का जो है, इसमें क्या है, मैक्सिमम पार्टिकल्स हैं, यानी इसी एक ही पार्टिकल साइज इसमें क्या है, मैक्सिमम है। तो यानी ये क्या है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है। और ऐसी सॉइल को जिसमें आपके क्या है, सभी पार्टिकल्स मौजूद ना हो, ऐसी सॉइल को हम क्या बोलते हैं, पुअरली ग्रेडेड। तो ये सॉइल आपकी क्या होगी, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल, और या कह सकते हैं इसको पुअरली ग्रेडेड सॉइल। तो ये आपकी क्या होगी, यूनिफॉर्मली और पुअरली ग्रेडेड सॉइल। यहाँ पे देखें कि यहाँ इस पार्टिकल साइज रेंज इसमें सारे मौजूद हैं, और ये वाला जो पार्टिकल साइज है ये आपका गैप है, फिर ये पार्टिकल साइज इसमें सभी मौजूद हैं, यानी ये इस रेंज के जो पार्टिकल हैं इसमें ये क्या है, गैप है। तो यानी इस सॉइल को हम, इस ग्रेडेशन को हम क्या बोलेंगे, गैप ग्रेडेड सॉइल। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर निकालते हैं। और कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या रिप्रेजेंट करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी है वो पार्टिकल साइज जो आपका रिप्रेजेंट रेंज ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, यानी कि इसमें कितना मौजूद होगा पार्टिकल साइज का रेंज, उसको ये क्या करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है, पार्टिकल साइज रेंज को किसके, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के। तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे, D60 अपॉन D10। यहाँ पे होता क्या, D60 क्या है, D60 का मतलब यहाँ पे समझेंगे, D60 का मतलब है कि यहाँ पे देखें ये D60 पार्टिकल साइज है, यानी इसका मतलब है कि वो पार्टिकल रेंज, या वो कहेंगे कि वो साइज जिस साइज पे क्या होगा कि जो आपके पार्टिकल्स हैं उस साइज से अगर हम क्या करेंगे, सॉइल उस साइज के सीप से अगर हम सॉइल पास कराते हैं तो वहाँ से वो क्या हो जाएगा, 60% पास हो जाएगा। इसका मतलब है वो साइज जिससे 60% सॉइल फाइनर हो, तो वो साइज इन mm उसको हम क्या बोलते हैं, D60। इसी तरीके से D10, इसी तरीके से D30। D10 का मतलब है कि उस साइज से आपका क्या है, सॉइल आपकी 10% फाइनर है। और D30 का मतलब है उस साइज से जो सॉइल है वो सॉइल आपकी क्या है, 30% फाइनर है। तो ये आपका इस तरीके से आप इसको D60 को, D10 D30 को आप डिफाइन कर सकते। D60 का मतलब है साइज इन mm सच दैट 60% पार्टिकल्स फाइनर देन दिस। तो यहाँ पे D10 क्या होता है, D10 को हम
मानते हैं इफेक्टिव साइज। तो D10 क्या है, इफेक्टिव साइज ऑफ द सॉइल। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्मली ग्रेडेड के लिए, तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड के लिए कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली 1 होता है। अगर वेल ग्रेडेड ग्रेवल की बात करें तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 4। अगर हम वेल ग्रेडेड सैंड की बात करें तो वेल ग्रेडेड सैंड के लिए कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी की वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू होती है इसकी 6। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, तो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर के लिए जो फॉर्मूला बनता है ये आपका सीसी का फॉर्मूला D30 का स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि जो शेप बनेगा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन का वो क्या कैसा बनेगा, तो उसको रिप्रेजेंट करता है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। तो वेल ग्रेडेड के लिए कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की वैल्यू 1 to 3 होती है और गैप ग्रेडेड के लिए ये वैल्यू आपकी लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन क्या होती है, 3 होती है। तो इस तरीके से हम ग्रेडेशन फाइंड कर सकते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना के। नेक्स्ट अगर यहाँ पिछले इसमें हमारा छूट गया किसमें, जो हमने यहाँ पे हाइड्रोमीटर मेथड या हमने पिपेट मेथड या कह सकते हैं सेडिमेंटेशन एनालिसिस पढ़ी, उसमें हम क्या करते हैं, डिस्पर्जिंग एजेंट मिला रहे हैं। हाइड्रोमीटर मेथड या पिपेट मेथड में हम क्या कर रहे हैं, उसमें हाइड्रोमीटर में हम क्या करते हैं, डिस्पर्जिंग एजेंट जो मिलाते हैं तो उसमें करेक्टेड रीडिंग जो हाइड्रोमीटर की है उसके लिए हम जो हमारे पास क्या है डिफरेंट करेक्शंस हैं। ये आपका क्या होगा, मेनिस्कस करेक्शन उसके लिए क्या होता है पॉजिटिव, और टेम्परेचर करेक्शन हमेशा क्या होता है उसका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव डिपेंड करता है इसका टेम्परेचर रेंज पे। अगर टेम्परेचर रेंज आपका ग्रेटर देन 27 डिग्री सेल्सियस है तो इसके लिए आपका क्या है पॉजिटिव होगा। अगर ये टेम्परेचर लेस देन 27 डिग्री सेल्सियस तो इसके लिए क्या होगा, नेगेटिव। और डिस्पर्जिंग एजेंट के लिए जो डिस्पर्जिंग एजेंट का जो करेक्शन है वो उसके लिए क्या होता है, हमेशा नेगेटिव। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। तो कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल एंड साथ में इसके कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस एंड जो रिमेनिंग आपके इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे, और साथ में इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। और इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2007 एंड 2008 को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।